हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है ना बाबू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन ए में एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल आदेशाली दलीय व्यवस्था। इसका सही आंसर जो है ना आप लोग हमें कमेंट करिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ यानी PYQ है, प्रीवियस वेयर्स क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर जो है ना आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1967 तक भारत में कौन सी प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा एकल दलीय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। समझे, ये प्रश्न आप लोग बाबू अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर जो है ना आपका एकल दलीय व्यवस्था क्यों थी। आप यहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। देखिए हम आपको बताए थे कि भारत का सबसे पुराना पार्टी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा बाबू कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हो गया था 1885। समझे, तो हालांकि इसका स्थापना तो बहुत पहले हो गया था, हम लोग गुलाम थे ही ना उस समय। भारत तो आज़ाद 1947 में ना हुआ, इससे पहले ही अब 1885 में ही किसकी स्थापना हो गई थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में हो गई थी। किसने किया था तो याद रखिएगा ए हुम ने किया था। पूछ लेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। तो याद रखिएगा आपका एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। समझे, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। समझे, तो कांग्रेस पार्टी की बाबू क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ समझिए, जो भारत में पहले ये बताइए आप लोग चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा भारत में जो चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था चुनाव आयोग की भारत में स्थापना 1950। लेकिन भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था 1952। इसमें भी देखिएगा ना तो कांग्रेस का ही जीत मिलता है। और उसके बाद देखिएगा भारत का दूसरा आम चुनाव होता है आपका 52 में, 5 साल के लिए होता है। लोकसभा का चुनाव कितना साल के लिए, 5 साल के। तो आप 1952 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा बाबू 1957 होगा। क्या होगा 1957। तो 1957 में जो आम चुनाव हुआ था वह कौन जीता था, तो याद रखिएगा बाबू कांग्रेस ही जीता था। उसके बाद दूसरा देखिएगा तो आपका जो है ना, तो 57 तो हो गया, 57 में कितना जोड़ना है आपको 5, 57 में जोड़िए। 1957 में अगर 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 57 और 5 62 होता है। 1962 में भी तीसरा आम चुनाव हुआ, इसमें भी कौन जीता, तो याद रखिएगा बाबू कांग्रेस। और 5 साल जोड़िएगा तो 67 हो जाएगा ना। अगर आप 57 में 62 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 67 ना होगा। तो आप 1967 तक भारत में एक ही पार्टी का शासन था, एक ही पार्टी का दबदबा था, जिसका क्या नाम था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना कांग्रेस। क्या नाम था बाबू कांग्रेस। तो इसलिए 1967 तक भारत में एक ही पार्टी का ही दल था, तो एकल दलीय व्यवस्था थी। उसके बाद में देखिएगा तो आपका अनेक अनेक पार्टी आया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, लेकिन जनता पार्टी की स्थापना पूछ लिया तो याद रखिएगा आपका 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्तमान में पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो वहां पे मानिएगा बहुदलीय व्यवस्था। वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था वर्तमान अभी। लेकिन 1967 तक देखिएगा तो एकल दलीय व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। समझे, तो बाबू ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जो है ना एक बार बाबू शेयर कर दीजिएगा,
आप लोग अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर, जल्दी शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझे। अगर आप लोग इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइबर ही जरूर कर लीजिएगा, समझिए। आप लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे। आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया गया था। ऑप्शन ए में है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन सी में है गांधी का सर्वोदय, ऑप्शन नंबर डी में लेनिन का साम्यवाद। तो इसका जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपनाई गई थी समाजवाद की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। हम आपको बताइए दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना आपका स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ था। इसका मुस्लिम अध्यक्ष का पूछेगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो मारिएगा वहीउद्दीन तैयबादी। हालांकि हम आपको पूरा डीप में कांग्रेस के बारे में इससे पहले बता चुके हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करिएगा बाबू, आप लोग टिक मारिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो है ना आपका भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। ऑप्शन ए में 1952 के पहले आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर बी में 1957 के दूसरे आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर सी में 1962 के तीसरे आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर डी में 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद। तो इसका सही आंसर जो है ना आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1962 के तीसरे आम चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का जो है ना सर्वप्रथम अवसर मिला था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, समझे। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, इसको आप लोग बाबू अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में अटल बिहारी वाजपेयी, बी में मोरारजी देसाई, सी में है आपका जो एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी में है चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। इसी समय जो है ना आपका यह 1977 में बना था। कब भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब बना था, 1977 में, 1977 में। यही समय जो है ना आपका देखिएगा तो जो इसकी स्थापना हुआ था जनता पार्टी का। किसका बाबू, जनता पार्टी का, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पूछ लेगा तो 1980 टिक करिएगा। क्या टिक करिएगा, 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980, लेकिन जनता पार्टी की स्थापना 1977। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब बना था, 1977 में बना था। ये जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, हालांकि ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ ही समय के लिए बना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए में भारतीय जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी में जनता पार्टी, सी ऑप्शन सी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी में समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका,
ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी के पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, इसको याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में मौलाना आजाद, सी में है BN रॉय, ऑप्शन नंबर सी में अम्बेडकर जी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुने गए थे? तो याद रखिएगा, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो था ये आपका भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन भारतीय संविधान के अध्यक्ष तो वहाँ मानिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष वहाँ मानिएगा आपका जो है ना भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन भारतीय संविधान के सलाहकार BN रॉय थे। कौन थे बाबू? BN रॉय। ये भारतीय संविधान के क्या थे? तो याद रखिएगा सलाहकार थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा आपका ये भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे बाबू? भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर डी अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 को देखते हैं। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखिए भारतीय नागरिक को बाबू जो मौलिक अधिकार प्राप्त है ना वह 6 प्राप्त है। कितने प्राप्त है बाबू? 6। पहला मौलिक अधिकार देखिएगा तो समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मिल जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार का नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा का नाम है आपका संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, छठा का नाम है संवैधानिक एवं उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपका 6। लेकिन पहले मौलिक अधिकार 7 प्राप्त है। एक था संपत्ति का अधिकार, इसको जो है ना आपका 44वां संविधान संशोधन कब बाबू? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब बाबू? 1978 में इसे समाप्त कर दी गई थी संपत्ति के अधिकार से। इसको आप कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा बाबू 6। ऑप्शन सी में है। सी में क्या है आपका? 6 है। तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? यानी भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 16 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर आपका सी में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1947। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो अपनाया गया था, याद रखिएगा ये जो अपनाया गया था ना बाबू 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, समझे। लेकिन भारत का संविधान तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन देखिएगा पूर्ण रूप से जैसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपका जो है ना संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया? संविधान के कौन से भाग को जो है ना आपका जर्मनी से लिया गया? ऑप्शन ए में मौलिक अधिकार, भैया मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। बी में मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बच क्या गया? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है ना आपका राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को जर्मनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के जर्मनी से क्या लिया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में प्रथम भाग, बी में द्वितीयक भाग, सी में चतुर्थक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार जो बाबू आपका ये तीसरा भाग में। पहला भाग में तो देश के ही बारे में बताया गया है, दूसरा भाग में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताया गया, भाग 3 में जो है ना ये आपका मौलिक अधिकारों के बारे में बताई गई है। तो ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में अमेरिका, सी में है चीन, डी में है फ्रांस। एकल नागरिकता का विचार ये कौन से देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कौन सा देश के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक आपका जो है विधायिका स्थापित है। ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना 8, सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में है 9। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित है, समझे, तो ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से किस आपका राजनीतिक दल का उदय इंडिया अग्रस्ट कॉरपोरेशन से आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन ए में जन अधिकार पार्टी, बी में आम, सी में हम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू जन अधिकार पार्टी का। जन अधिकार पार्टी का जो है ना आपका इंडिया अग्रस्ट आपका जो है ना करप्शन आंदोलन से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारत में जो है ना पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू, बी में आपका एनी बेसेंट, सी में सुचिता कृपलानी, डी में विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी बाबू, सरोजिनी नायडू। ये 20% आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बताइए भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो भैया भारत से बड़ा विश्व में कोई देश का संविधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, समझे। तो ऑप्शन बाबू ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए में राजकुमारी अमित कौर, बी में है आपका जो है ना महारानी जो है ना आपका एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर सी में एनी बेसेंट, डी में विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नेहरू का जो है ना बाबू बेटी थी आपका क्या नाम था, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, क्या बाबू, यूएनओ आपका जो है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष कौन थी महासभा का, तो याद रखिएगा ये जो था विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में है आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 17 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में प्रस्तावना को, बी में मौलिक अधिकार को, सी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे जाना जाता है ना आपका प्रस्तावना को। किसे जाना जाता है, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, इसको आप लोग अच्छा से याद रख लीजिएगा, समझे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। ऑप्शन ए में आपका चंद्रशेखर, बी में वीपी सिंह, सी में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना बीपी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की जो है ना सिफारिश को लागू किया था। ये किया था आपका बीपी सिंह ने किया था। किसने किया था, बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 103वां संविधान संशोधन जो है ना बाबू प्रदान करता है। ऑप्शन ए में महिलाओं के आरक्षण, बी में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, सी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, समझे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है ना आपका
20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये जो था ना बाबू, चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा बाबू 1951 में हुआ था। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है 2014 में। अभी लाया गया है नीति आयोग। क्या लाया गया है बाबू? नीति आयोग। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देखते हैं। क्वेश्चन 21 में स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पूछेगा तो मार दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन 22 में कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? देखिए बाबू, नगर के लिए जो है ना, पहले उसके लिए आप पंचायती राज समझ। देखिए आपका जो है ना 73वां संविधान संशोधन, यह भी जो है ना बाबू 1993 में की गई थी। कब? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपका नगर निगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निगम से संबंधित है। और नगर निगम आपको पता है ये शहर से संबंधित है। ये भी 1993 में लागू हुआ था, तो याद रखिएगा। अगर शहर के लिए मानिएगा आप 74वां, लेकिन अगर पूछ लेगा पंचायत के लिए तो 73वां। आपसे पूछा है शहर के लिए जो है ना बाबू, ये आपका जो है नगर के लिए पूछा, मार दीजिएगा क्या? आपका बी, आपका 74वां संविधान संशोधन। आपका पूछेगा पंचायत तो 73वां। तो चलिए 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा बाबू, मद्रास में 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में। तो चलिए क्वेश्चन जो है ना आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन 24 में है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बाबू? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसको आप लोग बाबू याद करके ही जाइएगा एग्जाम में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया ही हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन 25 में है कि नियम में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए में है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी में अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, संसद को जो है ना संबोधित करने का जो अधिकार प्राप्त है, हमें लग रहा है इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, वैसा कोई दिख ही नहीं रहा है आपका। देखिएगा तो न्यायाधीश हो गया, यानी अपना सुप्रीम कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल ये बाबू महान्यायवादी होती है, मुख्य निर्वाचन आयोग, तो मुख्य निर्वाचन आयोग भी ये भी हो सकता है। तो आप लोग बाबू इसका सी करिएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग पे जो है ना संसद जो था उसको संबोधित कर सकता है। ऑप्शन सी, संसद उस पर महाभियोग लगा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन 26 में है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड। क्या मानिएगा बाबू? नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद 370 आपको पता है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है किसकी सलाह पर किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? समझे। ऑप्शन ए में विधानसभा, बी में राज्यपाल, सी में मुख्यमंत्री, डी में इनमें से कोई नहीं। किसकी सलाह पर किसी राज्य की विधानसभा को समाप्त किया जाता? तो इनमें से कोई नहीं, ये संसद की सलाह पे होती है। संसद यानी पार्लियामेंट, ये नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन डी में क्या कर लीजिएगा बाबू? संसद मार लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, संसद की सलाह पर किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो संसद इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा, राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी में, ए बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक जो है ना प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, याद रखिएगा, लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, समझे। तो इसको आप लोग थोड़ा बाबू अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक केवल प्रस्तुत कहाँ की जाती है? आपका लोकसभा में। लेकिन आपका जो है ना इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, सिर्फ 14 दिन के लिए। कितना दिन के लिए? 14 दिन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है
किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? ऑप्शन ए में संसद, बी में राष्ट्रपति, सी में अटॉर्नी जनरल, डी में आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। यानी आपका जो जज साहब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इसको संविधान की जो है ना आपका व्याख्या करने का अधिकार है, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि पंचायती राज शामिल है, ऑप्शन ए में केंद्र सूची में, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची, डी में इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज शामिल होती है, याद रखिएगा, ये जो होती है आपका राज्य सूची में। किस में शामिल होती है? राज्य सूची में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने दीजिए बाबू, नहीं तो वीडियो थोड़ा जो है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। आप लोग को जो बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा चैनल को, समझिए। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।